तो बड़े लास्ट सेशन में हमने जनरल इंश्योरेंस का पार्ट करा था और अब इस पर्टिकुलर सेशन में हम लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट करेंगे। और जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है, अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो पिछले 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन लाइफ इंश्योरेंस में से एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो जनरल इंश्योरेंस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी भी है। तो जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, लाइफ इंश्योरेंस इजी चैप्टर है और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जो रिस्क बियर करती है, लाइफ का रिस्क बियर करती है, लाइफ का रिस्क बियर करती है। कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी जब इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करेगा, जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, इसका मतलब वो अपनी लाइफ को जो है कवर कर रहा है। इसका मतलब लाइफ के रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहते हैं और जो पार्टी अपना इंश्योरेंस करवाती है उसको इंश्योर्ड कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट या मेजर डिफरेंस क्या है जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में? जनरल इंश्योरेंस में जो हमने रिस्क कवर करा है वो रिस्क हो भी सकता है, मटेरियलाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमको मालूम है कि जो लाइफ का रिस्क है ये एक ऐसा इवेंट है जो होना ही होना है, ये इनएविटेबल है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में कभी ना कभी डेथ होगी और जब भी डेथ होगी इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड पार्टी को यानी कि उसके नॉमिनी को वो फिर अमाउंट पे करेगी। तो बिकॉज वो इवेंट होना ही होना है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ एश्योरेंस भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है कि जब डेथ होती है तो तब इंश्योर्ड पार्टी को पेमेंट मिलती है, यानी कि उसके नॉमिनी को पेमेंट मिलती है और लम सम में पेमेंट मिलती है। उसके बाद एक टर्म एश्योरेंस होता है। ये टर्म एश्योरेंस का बेसिकली क्या मतलब है, जैसे कि इसमें मान लेते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी से मिस्टर ए नाम के एक आदमी ने इंश्योरेंस कराया, करेक्ट, और उसने कहा कि मैं अगले 25 साल के लिए इंश्योरेंस करूंगा। अच्छी बात यह है कि अगले 25 ईयर्स बीत गए और मिस्टर ए जो है वो अभी भी हट्टा कट्टा है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अभी वो आउट नहीं हुआ है, बिकॉज ये टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस के केस का मतलब ये है कि जो टर्म खत्म हो गई, अब 25 साल खत्म हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में टर्म के खत्म होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी और लम सम में पैसा देगी। इस केस में भी लम सम में पैसा देगी जो भी पॉलिसी का अमाउंट था। उसके अलावा एक तीसरी टाइप का इंश्योरेंस होता है जिसको हम एन्युइटी कहते हैं। एन्युइटी बड़े पॉपुलर है, आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा एन्युइटी। एन्युइटी में क्या होता है, बहुत से बच्चों को लेकिन ये पता नहीं लगता एन्युइटी का क्या मतलब है। ये इंश्योरेंस कंपनी है, मान लेते हैं कि मिस्टर बी नाम के किसी आदमी ने इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से एन्युइटी का इंश्योरेंस लिया। कई तरह की स्कीम्स होती हैं, उसमें एक एन्युइटी स्कीम भी होती है। तो इसने इंश्योरेंस कराया लेकिन जो स्कीम ली वो एन्युइटी स्कीम ली। एन्युइटी स्कीम का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि उसने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ली, लेटर से उसने 25 साल के लिए ली, इसमें भी 25 साल के लिए ली, 20 साल के लिए ली या 30 साल के लिए ली। जब वो टर्म खत्म हो जाएगी तो टर्म इंश्योरेंस में तो क्या होता है कि पॉलिसी का पूरा अमाउंट टर्म के खत्म होने के बाद दे दिया जाता है, लेकिन एन्युइटी के केस में क्या होगा, कंपनी टर्म के खत्म होने पर पूरा अमाउंट इकट्ठे नहीं देगी, वो इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट जो है उस पार्टी को पे करती रहेगी। एक तरीके का ये पेंशन प्लान भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स मैंने कहा कि ये इजी चैप्टर है, उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है जहां तक अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का सवाल है, और मोस्टली आप लोगों को ये चीज़ें मालूम भी है। तो अब इसमें क्या होता है, कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है एक नॉर्मल कंपनी की तरह अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक नॉर्मल कंपनी की तरह अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, हालांकि उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहने की बजाय रेवेन्यू अकाउंट कह देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रेवेन्यू अकाउंट बना देती है। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कभी भी रेवेन्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं तुम्हें बात का पॉइंट है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे कभी भी तुम्हें रेवेन्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रेवेन्यू अकाउंट में जाहिर है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी की इनकम्स वगैरह होती हैं, जैसे प्रीमियम की इनकम है तो प्रीमियम की इनकम वो अपनी क्रेडिट साइड में लिखेगी। जो भी उनकी इंटरेस्ट की इनकम है या कोई डिविडेंड की इनकम है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर की एंटरप्राइज है और ये अमाउंट इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, तो जितनी भी इनकम से उनको क्रेडिट पे लिखा जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम डेबिट में लिखेंगे। और ऑफ कोर्स अगर हमने कोई क्लेम्स वगैरह पे करे हैं, करेक्ट, जैसे किसी की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना पड़ेगा, इजंट इट और नॉट। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी हमारी पेमेंट्स है और खर्चे वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब
उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है उसको हम कहते हैं लाइफ फंड। उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते हैं, उसको लाइफ फंड बैलेंस कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? क्या कहते हैं? लाइफ फंड बैलेंस। ये बैलेंस तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज से के लिए अगर चीज़ें पता हो और उसके बैकग्राउंड स्टोरी पता हो तो फिर चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो ये चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, लेकिन मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी कि ये लाइफ फंड का बैलेंस आता कहाँ से है। नो डाउट कि ये भी एक तरीके का सरप्लस है, क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा है और ये मेरे खर्चे हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब जब ये लाइफ फंड आ जाता है हमारे पास, तो लाइफ फंड के आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? अब जो करना पड़ता है उससे रिलेटेड तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जस्ट तुम्हें समझाने के लिए और टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले एक ये अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। तुम्हें क्वेश्चन में लाइफ फंड गिवन होगा और मैंने कहा लाइफ फंड आता कैसे, ये मैंने तुम्हें बताने की कोशिश भी करी। यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट बनाती है और नॉर्मली हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होती है, तो लाइफ फंड हमारे पास आता है। अब लाइफ फंड के आने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? देखिए जी, यहाँ पर एक वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाती है। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था वैल्यूएशन बैलेंस शीट। हालांकि नाम तो इसका वैल्यूएशन बैलेंस शीट है, इसमें हार्डली 3 आइटम होते हैं। जो भी रेवेन्यू अकाउंट से आपका लाइफ फंड निकला वो लाइफ फंड आप यहाँ पर लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? लाइफ फंड को लिखने के बाद, हालांकि ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी से हजारों लोगों ने पॉलिसी ली हुई है और डेथ कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को देखना पड़ता है कि जो ये लाइफ फंड हमारे पास है इसमें से कितना अमाउंट हमें देना पड़ सकता है, यानी कि इस फंड के अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी है। इसके लिए वो एक्चुअरीज को बुलाती है। आपको मालूम है जो एक्चुअरीज होते हैं वो एक्सपर्ट वैल्यूअर्स होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट मैथमेटिशियंस होते हैं। और एक्चुअरी के कोर्स के बारे में पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आप लोगों ने सीएमए के कोर्स के बारे में पढ़ा है, सीए के बारे में पढ़ा है, सीएस के बारे में पढ़ा है। ऐसे एक एक्चुअरियल वैल्यूएशन का कोर्स होता है जो कि बहुत पेइंग कोर्स है। हालांकि उसके लिए मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है और मैथ्स में भी नियर अबाउट आई थिंक 90% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। 12th के बाद ये करा जा सकता है। एनीवे, तो लाइफ फंड है तो एक्चुअरीज को बुलाया जाता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि इसमें क्योंकि बहुत सारी एजम्पशंस, परम्यूटेशन, कंप्यूटेशंस वगैरह करनी पड़ती है, तो ये उन्हीं का काम है, ये अकाउंटेंट का काम नहीं है। तो एक्चुअली क्या करेंगे, वो अपनी एक्सपर्ट दिमाग को लगा करके पता करने की कोशिश करेंगे कि इस लाइफ फंड में से कितनी नेट लायबिलिटी होगी। वो तुम्हें भी कभी कंप्यूट नहीं करनी पड़ेगी, वो तुम्हें नेट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। ऐसा करने के बाद आपके पास सरप्लस आ जाएगा। यानी कि अब आपको ये पता लगा कि एक तरीके से आप लाइफ फंड को ग्रॉस सरप्लस भी कह सकते हैं। यानी कि लाइफ फंड में से नेट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचता है उसको मैं नेट प्रॉफिट भी कह सकता हूँ, सरप्लस भी कह सकता हूँ, लेकिन इसको सरप्लस कहना ज़्यादा बेटर होगा। ये क्लियर? सरप्लस को हासिल करने के बाद हम चाहें तो अपना नेट प्रॉफिट भी कंप्यूट कर सकते हैं। देखो, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, कई इंश्योरेंस कंपनी, एक जमाना था वो 3 साल में एक बार अकाउंटिंग करती थी। बहुत से बच्चों को शायद ये बात नहीं है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी जो है वो हर साल अकाउंटिंग करती है। पहले इंश्योरेंस कंपनी 3 साल में, जैसे उन्होंने इस साल अकाउंटिंग करी, तो जब दूसरा तीसरा साल बीत जाएगा, ये साल तो गुजर ही चुका है, अब ये पहला साल, दूसरा साल, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के गुजरने के बाद वो अकाउंटिंग करते थे। तो इसको हम बोलते थे अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान जो फासला है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन आजकल बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी एनुअली भी बनाने लग गई है और कई इंश्योरेंस कंपनी है जो 2 साल में एक बार अपनी अकाउंटिंग करती हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये मैंने क्यों कहा इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़े। अब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, यानी कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से लेकर करंट अकाउंटिंग पीरियड के बीच में। याद रखें कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ लास्ट ईयर ही नहीं हो सकता, वो 2 साल पहले का भी हो सकता है। अगर ये इंश्योरेंस कंपनी 2 साल में एक बार अकाउंटिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग पीरियड के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 साल का है, लेकिन वो 1 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, मैंने कहा। खैर, एनीवे, तो जो ये सरप्लस वैल्यूएशन बैलेंस शीट से तुम्हारे पास निकला, उस सरप्लस को सबसे पहले तो तुमने लिख लेना है। इज इट क्लियर टू यू? ये जो तुमने सरप्लस निकाला, अब सरप्लस निकालने के बाद तुम्हें क्वेश्चन में अधिकतर ये गिवन होता है इंटरिम बोनस। होता क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, होता क्या है कि बच्चों को क्वेश्चन तो सॉल्व करने आते हैं पर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो कहाँ से आता है? कुछ तो शेयर होल्डर से आता है। जैसे एक नॉर्मल कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी शेयर होल्डर्स होते हैं।
इज इट क्लियर टू यू? लेकिन जो सबसे ज्यादा इनके पास पैसा आता है वो पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू आता है, पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू आता है, यानी कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया हुआ है इस कंपनी ने। कोई आदमी जब कोई आदमी या कोई पार्टी जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराती है तो हम कहते हैं उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है, इसलिए उस पार्टी को हम पॉलिसी होल्डर भी कह देते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है वो पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू आता है। अब जैसे एक नॉर्मल कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है, कोई नॉर्मल कंपनी, तो शेयर होल्डर से पैसा लेते तो हैं पर हमें शेयर होल्डर को सेटिस्फाई रखने के लिए उनको डिविडेंड देना पड़ता है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को अधिकतर अकाउंटिंग पीरियड्स के दरमियान कुछ बोनस वगैरह देती है, या कुछ डिविडेंड्स वगैरह देती है। इज इट क्लियर टू यू? तो कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें इंटरिम बोनस लिखा हो तो पहले तो आप ये समझ जाना कि ये पेमेंट जो है पॉलिसी होल्डर को करी गई है और ये पेमेंट हो चुकी है। इज इट क्लियर टू यू? ये पेमेंट हो चुकी है। लेकिन पहले हम किसी कारण से इंटरिम बोनस को जो सरप्लस आया उसमें ऐड करते हैं, हम दोबारा से इसको ऐड करते हैं। ऐड करके जो भी फिगर आएगी आप उसको लिख लेंगे। और अगर क्वेश्चन में कभी दिया हो ओपनिंग सरप्लस बैलेंस, जैसे मैंने अभी बताया कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने, जब मैंने अभी शुरू में तुम्हें बताया कि कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना लाइफ फंड कैसे कंप्यूट करती है, मैंने तुम्हें यह बताया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना रेवेन्यू अकाउंट बनाती है और जो बैलेंसिंग फिगर आता है ये लाइफ फंड आ जाता है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया? तो ये भी एक तरीके का सरप्लस है। तो इसी तरह से अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस में इधर की तरफ लिखता। तो अगर कभी क्वेश्चन में तुम्हें ओपनिंग बैलेंस सरप्लस का दिया हो, अगर कभी तुम्हें दिया हो, ये दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता, तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए वैल्यूएशन बैलेंस शीट से सरप्लस निकालेंगे, सरप्लस लिखेंगे, उसमें इंटरिम बोनस ऐड करेंगे। इंटरिम बोनस ऐड करने के बाद अगर सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो मैं माइनस कर दूंगा और इससे मुझे पता लग जाएगा कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से लेके करंट अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछता है नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए तो तुम नेट प्रॉफिट फाइंड करोगे, और वैसे भी कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सिंपल वर्ड्स में पहले मैंने सरप्लस फाइंड करा, उसमें इंटरिम बोनस ऐड करा, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस सरप्लस का है तो वो मैं माइनस कर दूंगा, तो डिफरेंस हुए नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन तुमसे पूछता है, एक तो वो तुमसे पूछता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाओ, और उसके बाद कहता है कि आप शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अब जो सरप्लस वैल्यूएशन बैलेंस शीट से हमारे पास आया, एक बार फिर से मैं उसको यहां पर लिखूंगा, एक बार फिर से मैं इंटरिम बोनस ऐड करूंगा। अब इंटरिम बोनस को ऐड करने के बाद, वैसे तो तुम्हारे लेवल पे इस तरह की चीजें नहीं दी होंगी, लेकिन इनकेस अगर दी हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, इसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनकी इन्वेस्टमेंट में इतने इतने से फॉल हो गया है, तो उस फॉल को निपटने के लिए मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर है तो तुम माइनस कर दोगे, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ डिविडेंड प्रपोज करा तो वो भी तुम माइनस करोगे। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का मतलब है कि जो हमारे पास सरप्लस आया वैल्यूएशन बैलेंस शीट से, उसका कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है। तो ये फाइंड करने के लिए जो सरप्लस आया उसमें मैं इंटरिम बोनस पहले ऐड करूंगा, और इंटरिम बोनस ऐड करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, अगर ये चीजें क्वेश्चन में हैं कि इन्वेस्टमेंट में फॉल हो गया है या एंटिटी ने कुछ डिविडेंड प्रपोज करा तो मैं माइनस करूंगा। वैसे तो यही डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होता है, वैसे तो यही डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होगा जो अब आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में यह दिया होता है कि एंटिटी ने यह डिसाइड करा कि हम पूरा अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कुछ अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड, तो वो तुम माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो अब बच जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस बोला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कंप्यूट करने के लिए वैल्यूएशन बैलेंस शीट से जो सरप्लस निकला उसमें इंटरिम बोनस ऐड करा, और अगर कोई डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है या हमने कोई प्रपोज डिविडेंड करा है तो वो हम माइनस करेंगे। वैसे तो मैंने कहा यही डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि हम कुछ अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है। अब इस सरप्लस को जो ये हमारे पास निकला, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है वो डिवाइड होगा शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर्स में और पॉलिसी होल्डर्स में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है उसका 5% जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ चले जाता है।
इज इट क्लियर टू यू? और 95% पॉलिसी होल्डर्स की तरफ जाता है। यानी कि हमें यह पता लग गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है उसमें पॉलिसी होल्डर का इतना हिस्सा है। करेक्ट, मेनली मुझे पॉलिसी होल्डर से ज़्यादा कंसर्न है, तो इतना हिस्सा है, और वैसे शेयर होल्डर का इतना हिस्सा है, तो पॉलिसी होल्डर का इतना हिस्सा तो बन गया। अब आपको याद रखना है कि जो इंटरिम बोनस है वो आप ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर को पे कर चुके हो, यानी कि पॉलिसी होल्डर के हिस्से में इतना प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसमें से इंटरिम बोनस जो उनको मिल चुका है वो तुम माइनस करोगे तो इससे ये पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट उनको ड्यू है। ये चीज़ें तुम्हें इसमें फाइंड करनी पड़ती थी। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, तो आप देख लेंगे। पहले तो ये 2015 का क्वेश्चन है। करेक्ट, द लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ वेल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज 90 लाख ऑन 31/12/2023। तो 31/12/2023 को तुम्हें लाइफ फंड दिया हुआ है, बिकॉज तुम्हें अकाउंटिंग ईयर के एंड का दिया हुआ है बैलेंस। आगे कहता है इंटरिम बोनस हमने पे करा ड्यूरिंग दी वैल्यूएशन पीरियड। ड्यूरिंग दी वैल्यूएशन पीरियड का मतलब जब भी हमारी लास्ट अकाउंटिंग हुई थी वहां से लेके अब जो अकाउंटिंग हो रही है 31/12/2023, इस दरमियान हमने कुछ इंटरिम बोनस पे करा है 1,50,000 का। फिर आगे उसने कहा पीरियोडिकल एक्चुरियल वैल्यूएशन डिटरमिन द नेट लायबिलिटी एट 75 लाख। तो तुम्हें इंटरिम बोनस भी दिया है, नेट लायबिलिटी भी ली है। और इस क्वेश्चन में अधिकतर ये लाइन दी नहीं होती, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है कि सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस वैल्यूएशन। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है सरप्लस का। इज इट क्लियर टू यू? ओपनिंग बैलेंस यानी कि जब तुमने लास्ट ईयर अकाउंटिंग करी होगी तब तुमने अपनी वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाई होगी, तो वहां से तुम्हारे पास जो सरप्लस निकला होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा सरप्लस का। आगे कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड 10 लाख। तो 10 लाख तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड टू डिवाइड द बैलेंस बिटवीन द शेयर होल्डर एंड पॉलिसी होल्डर। जो बैलेंस होता है वो पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर्स में ही डिवाइड होता है। इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछी हैं, वैल्यूएशन बैलेंस शीट भी पूछी है, नेट प्रॉफिट भी पूछा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस भी पूछा है, और क्वेश्चन 8 मार्क का ये आया हुआ है। अधिकतर 7 या 8 मार्क के क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाएंगे। जो लाइफ फंड आपको दिया था पहले तो आपने लाइफ फंड लिख लेना है। लाइफ फंड में से आपने नेट लायबिलिटी माइनस करनी है, तो ये आपके पास करंट ईयर का, यानी कि करंट ईयर का मतलब अब जो करंट वैल्यूएशन हो रहा है, तो ये आपके पास सरप्लस आ गया। सरप्लस को हासिल करने के बाद, बिकॉज इस क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट पूछा है, तो नेट प्रॉफिट के लिए पहले तो ये सरप्लस 15 लाख आप लिख लेंगे। फिर आपने जो इंटरिम बोनस पे कर चुके हो, आप ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर को ये पे कर चुके हो, लेकिन आप इसको दोबारा से ऐड करके ये देखना चाहते हो कि अगर हमने पॉलिसी होल्डर को नहीं पे करा होता तो हमारा सरप्लस कितना होता, 16,50,000 होता। इज इट क्लियर टू यू? फिर इस क्वेश्चन में ओपनिंग सरप्लस है, तो ओपनिंग सरप्लस मैंने माइनस करा, तो मुझे ये पता लग गया कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से लेके करंट अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हमारी एंटिटी ने 7,50,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है। अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कंप्यूट करने के लिए एक बार फिर से मुझे जो सरप्लस वैल्यूएशन बैलेंस शीट से आया लिखना होगा, दोबारा से मुझे इंटरिम बोनस ऐड करना होगा 16,50,000, यानी कि ये मेरा एक तरीके से सरप्लस ही है इस क्वेश्चन में। और मैंने कहा तुम्हारे लेवल पे ये दिया नहीं होगा, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो 16,50,000 ही अभी तक तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि पूरे 16,50,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? 6,50,000। अब 6,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5% तो मैं शेयर होल्डर को दे दूंगा 32,500, और पॉलिसी होल्डर के खाते में आएगा 95% ऑफ 6,50,000, 6,17,500, जिसमें से हम 1,50,000 इंटरिम बोनस के रूप में उनको पे कर चुके हैं। तो इसका मतलब इतना अमाउंट और ड्यू है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान होना चाहिए आपके लिए। अगले में कहता है लाइफ इंश्योरेंस फंड किसी कंपनी का 70 लाख है, तो मैंने 70 लाख लिख दिया। फिर कहता है एक्चुअल वैल्यूएशन ने बताया कि नेट लायबिलिटी 57 की है, तो 57 की आपने लायबिलिटी लिखी, तो सरप्लस तो आपके पास आ गया। अब सरप्लस को हासिल करने के बाद इस क्वेश्चन में उसने नेट प्रॉफिट नहीं पूछा है, तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेबल और सरप्लस करने के लिए भी मुझे पहले तो जो ये सरप्लस आया है लिखना ही पड़ेगा 13 लाख का।
अब उसने कहा कि इंटरिम बोनस पे करा गया है 1 लाख का, करेक्ट, ड्यूरिंग दी 2 ईयर्स। ड्यूरिंग द 2 ईयर्स का मतलब है कि हमने लास्ट अकाउंटिंग 2 साल पहले करी होगी, तो लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से लेकर करंट अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हमने इंटरिम बोनस 1 लाख रुपए का पे करा, तो वो मैंने ऐड कर दिया 14 लाख, करेक्ट। मैंने कहा ये तुम्हारे लेवल पे है नहीं, कोई डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट या प्रपोज डिविडेंड, अगर इन केस हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो 14 लाख ही तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस तो है। अब उसने ये भी कहा कि इट इज प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड 2,20,000, तो 2,20,000 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो 14 लाख में से मैं 2,20,000 माइनस कर दूंगा, 11,80,000, और 11,80,000 का अब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया। 5% शेयर होल्डर के खाते में आया, पॉलिसी होल्डर के खाते में 11,21,000 आएगा, 95%। लेकिन 11,21,000 में से 1 लाख की पेमेंट इंटरिम बोनस के रूप में उनको हो चुकी है, तो इतना अमाउंट अभी हमने उनको और देना है। उसके बाद जून 23 का ये क्वेश्चन है 8 मार्क का, तो आप जून 23 के इस क्वेश्चन को देखें। कहता है द लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ PQR लिमिटेड इज 34 लाख। PQR लिमिटेड का लाइफ इंश्योरेंस फंड 34 लाख का है, और कहता है इट्स एक्चुअरियल वैल्यूएशन ऑन 31/3/2023 डिस्क्लोज्ड ए नेट लायबिलिटी ऑफ 28,80,000। पहले तो इन दो चीज़ों को पढ़ करके मैं अपना सरप्लस तो निकाल ही सकता हूं। मैंने सरप्लस निकाल लिया, सरप्लस मेरा 5,20,000 का आ गया। अब उसने कहा कि एन इंटरिम बोनस ऑफ 40,000 वॉज पेड टू द होल्डर्स ड्यूरिंग द 2 ईयर्स। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहेगा ड्यूरिंग द 2 ईयर्स 3 ईयर, तो आपको समझ जाना है कि अगर 2 ईयर्स लिखा है तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग 2 साल पहले हुई थी, अगर 3 ईयर्स लिखा है तो इसका मतलब 3 साल पहले अकाउंटिंग हुई थी, यानी कि लास्ट अकाउंटिंग। तो लास्ट अकाउंटिंग से लेकर करंट अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हमने 40,000 रुपये का बोनस पे करा है, इंटरिम बोनस। और कह रहा है इट इज प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड 1,10,000 एंड डिवाइड द बैलेंस। तो इस क्वेश्चन को तुम खुद ही कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में ये तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट है, इस क्वेश्चन में उसने नेट प्रॉफिट पूछा है, इसलिए मैं नेट प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा। तो जो सरप्लस निकला उसमें इंटरिम बोनस मैंने ऐड कर दिया, और कोई ओपनिंग सरप्लस नहीं दिया है, तो यही मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। इज इट क्लियर टू यू? नेट प्रॉफिट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस निकालने के लिए भी यही करना पड़ता है, सरप्लस में इंटरिम बोनस ऐड करते हैं। कोई डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, तो यही तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है। लेकिन तुमने डिसाइड करा कि 1,10,000 हम जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 4,50,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन का अब आपको मालूम है कैसे करना है। 4,50,000 का 5% 22,500 शेयर होल्डर्स का बन जाएगा हिस्सा, पॉलिसी होल्डर का 95% बन जाएगा 4,27,500, और इंटरिम बोनस के रूप में आप उनको पहले 40,000 ये पे कर चुके हो, तो अब तुमने उनको इतना बोनस देना है। पॉलिसी होल्डर का हिस्से का मतलब है कि इतना हिस्सा जो प्रॉफिट का है उनको बिलोंग करता है, जो कि बोनस के रूप में उनको दिया जाता है। अब एक ये क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2023 7 मार्क्स का आया है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, हालांकि ये मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ लिव वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी, काफी लंबा नाम है, हालांकि अच्छा नाम है, लिव वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर ए वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। अब वो कह रहे हैं ऑल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। अब इस क्वेश्चन में पहले तो उसने कहा है कि 31/3/2023 को, यानी कि जो करंट अकाउंटिंग हो रही है, जो करंट अकाउंटिंग हो रही है वो 31/3/2023 को हो रही है। नो डाउट अबाउट दैट। मैंने कहा जो आजकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो 1 साल में भी अकाउंटिंग अपनी करती हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो अभी भी 2 साल में करती हैं, और बहुत रेयर केसेस में कुछ इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कि वो 3 साल में भी कर रही हैं। खैर इस केस में लेकिन उसने हमें क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है लाइफ बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड ऑन 1/4/2022। बिकॉज तुम्हें जो लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस है वो 1/4/2022 को दिया है, तो यहां आपने कंफ्यूजन नहीं करनी है क्योंकि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं इस तारीख को, अकाउंटिंग में इस डेट को कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू? और मुझे लाइफ एश्योरेंस फंड इस डेट का दिया है, ये मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 167.15 मुझे दिया है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो इस डेट का, जिस दिन मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, इस डेट का लाइफ एश्योरेंस फंड चाहिए। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो ओपनिंग डेट का भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर? इससे हमें यह भी पता लगा कि ये कंपनी 1 साल में अपनी अकाउंटिंग कर रही होगी।
इसका मतलब ये जो लाइन दी है या ये जो बैलेंस दिया है फिलहाल ये मेरे काम का आइटम नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? अब उसने कहा कि इंटरिम बोनस, इसका मतलब लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से लेके करंट ईयर के बीच में हमने इंटरिम बोनस भी पे करा है 25 लाख का। अब उसने हमें ये दिया है, देखो ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए स्टाइल से लिखा है बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। तो मैंने तुम्हें समझाया था कि बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट का मतलब लाइफ फंड होता है। हालांकि यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था तब उसमें ब्रैकेट में लाइफ फंड नहीं लिखा था, उसने सिर्फ इतना ही लिखा था बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, जो कि तुम्हें मालूम होना चाहिए लाइफ फंड है। उसने बताया फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। अब उसने हमें लाइफ फंड का बैलेंस दे दिया करंट ईयर के एंड का, और इसी दिन का लाइफ फंड का बैलेंस मुझे चाहिए। जिस दिन मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं उस दिन का लाइफ फंड बैलेंस मुझे चाहिए होता है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अभी तक की पोजीशन ये है कि हम कहेंगे लाइफ फंड इतना है, इंटरिम बोनस इतना है। अब हमें ये पता लगा कि जो नेट लायबिलिटी है वो 165 लाख की है, तो तुम्हें नेट लायबिलिटी भी पता लग गई कि 165 की नेट लायबिलिटी है। अब आप वैल्यूएशन बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो मैं कह चुका हूं कि ये आपके काम का आइटम नहीं है। जिस दिन मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं मुझे उस दिन का लाइफ फंड चाहिए, तो मैंने पहले उस दिन का लाइफ फंड लिख लिया 240, इसमें से नेट लायबिलिटी माइनस करी, सरप्लस मेरे पास 75 लाख आ गया। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस मैंने करा, तो पहले जो सरप्लस आया वो लिखा, इसमें इंटरिम बोनस ऐड करा। 100 लाख मेरे पास अभी तक की फिगर है, और ये फिगर वैसे तो ये बताती है कि यही मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है। इसमें से अगर कोई डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता या कोई प्रपोज डिविडेंड होता तो मैं माइनस करता, है नहीं, तो अभी भी यही अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। और इस क्वेश्चन में कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब पूरे 100 लाख मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब 100 लाख को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसमें शेयर होल्डर के खाते में आएंगे 5 लाख, जो भी अमाउंट करोड़्स में है, या इसमें मैंने देखा नहीं अमाउंट किसमें लैक्स में है, तो 5 लाख का अमाउंट इसमें आएगा, 95 लाख का इनका बनेगा। अब पॉलिसी होल्डर को हम 25 लाख ऑलरेडी पे कर चुके हैं इंटरिम बोनस के रूप में, तो इसका मतलब 70 लाख रुपए हमने और देने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कुछ और भी पूछा है। इस क्वेश्चन में उसने ये कहा, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा मैं उस पॉइंट को बताने से पहले मैं जरा यहां पर पढ़ लूं। कहता है द कंपनी डिक्लेयर्ड ए रिवर्सनरी बोनस ऑफ 185 पर 1000 एंड गेव पॉलिसी होल्डर एन ऑप्शन टू टेक बोनस इन कैश एट द रेट ऑफ 105 पर 1000। फिर कह रहा है टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय कंपनी इज 600 lakhs। फिर कह रहा है द कंपनी इश्यूड विद प्रॉफिट पॉलिसी ओनली एंड 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन वैल्यू ऑप्टेड फॉर कैश बोनस। ये लास्ट के पैराग्राफ का मतलब क्या है ये समझाने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, मैंने आपको बताया था ये जो लाइन हमें दी रहती है टोटल बिजनेस, ये जो लाइन दी है टोटल बिजनेस, इसका क्या मतलब है? याद है आपको मैंने रेगुलर क्लासेस में ये बहुत डीपली पॉइंट आपको बताया था। टोटल बिजनेस ऑफ द कंपनी, टोटल बिजनेस ऑफ द कंपनी 600 लाख का क्या मतलब है? इस 600 लाख का क्या मतलब है? ₹600 लाख, इसका मतलब इतने रुपए की पॉलिसी कंपनी ने इशू करी हुई है। इसका मतलब है इतने रुपए की पॉलिसी कंपनी ने इशू करी है, ये कंपनी का बिजनेस है। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया कि इतने रुपीस की हमने पॉलिसी इशू करी हुई है, या इनडायरेक्टली इसको दूसरे अल्फाजों में यूं भी कह सकते हैं कि इस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनका वर्थ जो है 600 करोड़ के बराबर है, 600 लाख के बराबर है। इज इट क्लियर टू यू? अब उसने क्या बताया, मैंने तुम्हें यह बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब बोनस देती है तो जैसे नॉर्मली बोनस जो दिया जाता है 5% 10%, एक नॉर्मल कंपनी तो ऐसे देती है, लेकिन ये शुरू से एक ट्रेडिशन बना हुआ है, एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो इंश्योरेंस कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है वो पर 1000 के हिसाब से करती हैं। पर 1000 के हिसाब से करती हैं का क्या मतलब है? जैसे कि इस केस में कंपनी ने ये कहा कि हम एक तो रिवर्सनरी बोनस देंगे 185 का हर 1000 पे, और हम कैश बोनस देंगे 105 रुपए का 1000 पे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी जो बोनस देती है वो कैश में भी दिया जा सकता है, बोनस वो कैश में भी दिया जा सकता है अपने पॉलिसी होल्डर को इन कैश,
वो कैश में भी दिया जा सकता है या रिवर्सनरी कर करके भी दिया जा सकता है। ये रिवर्सनरी का क्या मतलब है? इस केस में कंपनी को अपने पॉलिसी होल्डर को बोनस कैश में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर फिर क्या होगा? फिर क्या होगा वो मैं अभी समझाता हूं। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, चैप्टर आप कर चुके हैं। एनीवे, अब पहले तो ध्यान से देखो इस केस में बोनस इन कैश किस तरीके से दिया जा रहा है। बोनस इन कैश उसने कहा कि 105 है 1000 पर, यानी कि हर 1000 पे 1000 पे कंपनी 105 रुपए का बोनस दे रही है। और मैंने आपको बताया था जनरली बोनस इन कैश कम होता है रिवर्सनरी बोनस से, क्योंकि इस केस में कंपनी को ये पैसा देना ही पड़ेगा, जबकि रिवर्सनरी बोनस में कंपनी को कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी लालच देती है, थोड़ा ज़्यादा बोनस देती है अगर आप रिवर्सनरी करना चाहते हैं। रिवर्सनरी का मतलब अभी मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ। और रिवर्सनरी बोनस हर 1000 रुपये पे, हर 1000 रुपये पे कितने रुपए का? 185 था शायद, राइट, 185 है। पहले तो आपने ये नोट कर लिया, मैं अभी रिवर्सनरी का मीनिंग क्लियर करूंगा, चिंता ना करें। अब वो कहता है, यहां पर उसने ये पॉइंट दिया हुआ है, कहता है जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, करेक्ट, जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं जो कि 600 लाख रुपए के बराबर हैं, आप इसको ऐसे समझेंगे, कह रहे उसमें से 3/5 पॉलिसी होल्डर्स ने कहा, 3/5 पॉलिसी होल्डर ने कहा कि हमें बोनस कैश में चाहिए। इसका इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि 2/5 जो है बोनस रिवर्सनरी करके लेना चाहते हैं। यार पहले तो 3/5 अगर मैं इसका कंप्यूट करूं तो ये कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 600 इंटू दिस, और ये आ जाएगा 240, इजंट इट? तो इसका मतलब है 360 लाख के पॉलिसी होल्डर कह रहे हैं कि हमें तो बोनस कैश में चाहिए, और 240 लाख के पॉलिसी होल्डर कह रहे हैं कि हमें बोनस कैश में नहीं चाहिए, हमें रिवर्सनरी कर दो। उस रिवर्सनरी करने का क्या मतलब है? मैंने कहा 1 सेकंड आपको और रुकना पड़ेगा, अभी मैं बताता हूं। अब देखें जी, बोनस इन कैश कितना है? 1000 पे 105 लाख है, तो 360 लाख रुपए पर, 1000 रुपए पर इतना बोनस है, तो 360 लाख पर कितना बोनस होगा? इस तरह अब आप निकाल सकते हैं। तो 360 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000, ये जो भी फिगर आ जाएगी ये तो कैश में बोनस होगा। और 1000 पर अगर इतना बोनस है 185 का, और 240 लाख के जो पॉलिसी होल्डर हैं वो कह रहे हैं कि हमें बोनस जो है रिवर्सनरी करके दे दो, तो रिवर्सनरी बोनस का अमाउंट हो जाएगा 240 लाख इंटू 185 डिवाइडेड बाई 1000, ये जितना भी आएगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब रिवर्सनरी बोनस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये बोनस अपने पॉलिसी होल्डर को नहीं देना पड़ता, बिकॉज जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं हर साल उनको अपने प्रीमियम जो है रेन्यू करने पड़ते हैं, दोबारा से प्रीमियम देने पड़ते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को बोलती है कि आपके हिस्से का जो ये बोनस बन रहा है, करेक्ट, आपके हिस्से का, सपोज आपके पास इस कंपनी की 1000 रुपये की पॉलिसी है सिंप्लिसिटी के लिए, तो आपके हिस्से का बोनस 185 बनेगा। रिवर्सनरी करने का मतलब है कि आप जो मुझे प्रीमियम देंगे अगले साल का, उस प्रीमियम में से आप 185 रुपीज काट करके मुझे दे देना। ये रिवर्सनरी बोनस का मतलब होता है। एज ए क्लियर टू यू, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर इन प्रीमियम इनकम विच द इंश्योरेंस कंपनी शुड रिसीव फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। अब इस केस में वही चीज जो मैंने यहां करी, यहां मैंने तुम्हें करके भी दिखाया। टोटल बिजनेस इन फोर्स इतना है। मैंने कहा जो लोग बोनस कैश में ले रहे हैं 3/5 ले रहे हैं 360, जो रिवर्सनरी करके लेना चाहते हैं 240 लाख। तो बोनस जो कैश में पे करा जाएगा वो इतना आ रहा था, और रिवर्सनरी बोनस का अमाउंट इतना आ रहा था। तुम इसकी एंट्री भी करके दिखा सकते हो। देखिए जी, जो हमारी पहली एंट्री निकली थी लाइफ इंश्योरेंस फंड से, हमारा जो सरप्लस निकला था आपको याद है 75 लाख रुपीस का मेरे ख्याल से निकला था, राइट, सरप्लस जो निकला था। अगर आप उसकी एंट्री करके दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो एक तरीके से आपका प्रॉफिट माना जाता है जो वैल्यूएशन बैलेंस शीट से सरप्लस निकलता है, इसलिए उसको पीएनएल में क्रेडिट कर देते हैं। हालांकि मेन एंट्री आपकी ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस इन कैश पेएबल अकाउंट। तो जो कैश में बोनस है वो 37.80 लाख का है। अब जो रिवर्सनरी बोनस है उसकी क्या एंट्री होगी? देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिवर्सनरी बोनस मत लिख देना, उसको हम लिखते हैं टू लाइफ एश्योरेंस फंड। सर लाइफ एश्योरेंस फंड क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो अमाउंट तुम्हें उनको देना ही नहीं पड़ा, तो तुम्हारा फंड फिर से बढ़ गया। तो इसलिए
ये एंट्री करी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का है ये भी, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा सा यहाँ तक पूछा था। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी आया हुआ है 2024, आपको तो मालूम है हम लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे मॉड्यूल में था, जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे हमारे मॉड्यूल में पहले से ही मौजूद थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 2024 क्योंकि हमने रेगुलर क्लासेस में कराया इतना ज़्यादा है। द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शोज ए लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑन 31st of March 2023 at ₹30 lakh बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ एश्योरेंस कंपनी, वो क्या इसका मतलब निकला? वो कह रहा है जो ये कंपनी है इसने अपना रेवेन्यू अकाउंट बना दिया है, इसने अपना रेवेन्यू अकाउंट 31/3/2023 को बना दिया है, और रेवेन्यू अकाउंट बनाने के बाद वो कह रहा है कि इनके लाइफ एश्योरेंस फंड में या लाइफ फंड में 30 लाख का बैलेंस है। इतना बैलेंस आ गया है, सारी इनकम के आइटम लिखने के बाद, एक्सपेंस का आइटम लिखने के बाद 30 लाख का बैलेंस आ चुका है, वो ये कह रहा है। पहले यहां तक मैंने अभी पढ़ा है। आगे कह रहा है, लेकिन उसने यहां एक लाइन लिख दी, वो कह रहा है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट दी फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि ये जो 30 लाख का फंड का बैलेंस आ रहा है, मैंने मोस्ट ऑफ द आइटम तो ले लिए हैं, लेकिन नीचे ये जो आइटम्स दिए हुए हैं इन आइटम्स को मैंने कंसीडर नहीं करा। और क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि आप करेक्ट लाइफ फंड कंप्यूट करके दिखाओ। लाइफ फंड को लाइफ एश्योरेंस फंड भी कहते हैं, मैं बोल चुका हूं। अब नीचे तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है क्लेम्स रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। वेट, इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो क्लेम होता है वो एक खर्चा होता है, ये तो तुम्हें मालूम है ना, क्लेम्स खर्चा होता है, जो भी क्लेम्स आप पे करते हो वो खर्चा होता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, क्लेम रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि कभी 99.99% एक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे ही करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम रिस्क बेयर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी अगर हमने बिजनेस एक्सेप्ट करा हो, इज इट क्लियर टू यू, या हमने बिजनेस ट्रांसफर करा हो, तो उस केस में मैं क्लेम रिकवर भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने कोई बिजनेस किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को दिया होगा, तो मेरे पास जो प्रीमियम आए होंगे वो मैंने उनको दिए होंगे। एट द सेम टाइम, बिकॉज अब मुझे क्लेम पे करना पड़ रहा है, तो मैं उनसे कुछ रिकवर भी कर सकता हूं। तो यहां तुम्हें दिया है क्लेम्स रिकवर्ड, तो क्लेम्स रिकवर्ड जो होते हैं वो तुम्हारे क्लेम्स के खर्चे को कम कर देंगे। अभी क्लेम का कितना खर्चा है वो मुझे दिया नहीं है, अभी मैंने ये अलग से कहीं लिख लिया। अब इसमें एक लाइन दी है, बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या मतलब है? देखिए जी, बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरीके से रिवर्सनरी बोनस ही है। मैंने कहा ना कि जो रिवर्सनरी बोनस होता है जो पॉलिसी होल्डर को मिलना है, जैसे कि मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ली है, अब मेरे हिस्से का बोनस मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 185 रुपीज़ का है, और जिसको कि रिवर्स मैंने कराने की कोशिश करी। मैंने कहा कि मुझे कैश में नहीं चाहिए, इसको रिवर्स कर दो, इसलिए इसको रिवर्सनरी बोनस कहा जाता है। रिवर्स कर दो का क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं इंश्योरेंस कंपनी को कह रहा हूं कि मैंने आपको नेक्स्ट ईयर कुछ प्रीमियम देने हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो पॉलिसी होल्डर है उसको हर साल प्रीमियम देना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू? हर साल उसको प्रीमियम देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि जो मैंने प्रीमियम देना है आपको, उसमें से आप 185 रुपीज़ माइनस कर देना। तो जब ये ऐसा करा जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो रिवर्सनरी बोनस है वो प्रीमियम की इनकम को कम करता है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैंने ये बोनस यूटिलाइज्ड लिखा होता तो मेरी प्रीमियम की इनकम कम हो गई होती, और प्रीमियम की इनकम अगर कम हो गई होती तो लाइफ इंश्योरेंस फंड कम हो गया होता। तो यही वजह है कि बाद में मैं इसको माइनस करूंगा, क्योंकि वो कह रहा है कि इन आइटम को हमने कंसीडर नहीं करा है। तो मुझे करेक्ट लाइफ इंश्योरेंस फंड फाइंड करने के लिए इस आइटम को माइनस मैं करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1। नंबर 2, आगे उसने ये भी लिखा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज। अब तुम्हें मालूम है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी, अगर ये इनकम है तो मैं इसको क्रेडिट साइड में लिखता, लेकिन मैंने लिखी नहीं है।
अगर मैंने ये लिखी होती तो मेरा लाइफ एश्योरेंस फंड बढ़ जाता। इसका मतलब नहीं लिखने से लाइफ इंश्योरेंस फंड कम है, तो बराबर करने के लिए मैं इसको बढ़ाने के लिए मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि ये इनकम है जिसको मैंने लिखी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? अब उसने हमें बताया आउटस्टैंडिंग प्रीमियम इनकम। अच्छा, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम इनकम, ध्यान से सोचना है, जो भी तुम्हारे प्रीमियम की इनकम होती है उसमें तुम आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो, क्योंकि सिर्फ आउटस्टैंडिंग लिखा होता है तो मान के चलते करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग है, और अगर मैं प्रीमियम में आउटस्टैंडिंग ऐड करता तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस फंड बढ़ जाता। अब कह रहा है कि मैंने इसको कंसीडर नहीं करा, तो इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस फंड जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है, तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी ऐड करना पड़ेगा। और अब उसने लास्ट में ये दिया है क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड। इस लाइन को कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब है जो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसा कि मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी है, वो पॉलिसीज देती है, बहुत सारी पॉलिसीज इशू करती हैं। तो कह रहा है कि कुछ पॉलिसी होल्डर्स होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को फोन करके बोला होगा भाई हमें क्लेम दे दो। इंटीमेट करने का मतलब है इंफॉर्मेशन देना। इसका मतलब है पॉलिसी होल्डर्स ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग रहे हैं, उनको इंटीमेट तो कर दिया है कंपनी को कि भाई हमारा इतना क्लेम बनता है, आप हमें दे दो। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक इसको एडमिट नहीं करा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी को यह देना नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्लेम्स इंटीमेटेड नॉट एडमिटेड का मतलब होता है क्लेम्स पेएबल, जो अभी हमने पे करने हैं। तो ये जो क्लेम्स हैं ये आपने पे करने हैं 13,250, और इतने आपने रिकवर करने हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले लूं तो इसका मतलब मुझे नेट इतने पे करने, जो भी डिफरेंस आएगा इतने मुझे पे करने हैं। और ये आइटम मैंने वो कह रहा है कि लिखा नहीं है। अगर लिखा होता तो ये फंड कम होता, तो ये कम नहीं हुआ है, तो इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं माइनस करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है बैलेंस ऑफ फंड एज ऑन 31 मार्च, जो हमें दिया पहले तो मैंने वो लिख दिया। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऐड करेंगे और प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, तो ये टोटल आपने ये दोनों मिला करके ऐड कर दिया। अभी तक टोटल इतना आ रहा है। अब हमने चीजें माइनस करी। देखो क्लेम्स 13,250 के क्लेम हमने पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग है, और हमने 6,000 के रिसीव करने हैं, तो नेट हमने इतना पे करना है, तो ये मैं माइनस करूंगा। और बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, मैंने बताया था कि अगर हमने बोनस लिखा होता तो प्रीमियम की इनकम कम हो गई होती, और कम हुई होती तो लाइफ फंड कम हो गया होता, लेकिन हमने लिखा ही नहीं है, तो इसलिए कम करने के लिए मैं इसको भी माइनस करूंगा। तो टोटल 9,500 माइनस करेंगे और उसके बाद फिर बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इसमें ये करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये आपने देखा होगा रिवीजन सीरीज हम सिर्फ नाम के लिए नहीं करा रहे, हमारी कोशिश ये हो रही है कि आपको ये लगे कि आप सिर्फ रिवीजन नहीं कर रहे, जैसे पूरा आपने कोर्स ही पूरा जैसे आप चैप्टर कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ठीक है, फिर ये चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। करेक्ट? टिल देन टाइम टू से गुड बाय।